नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे DEET TGT हिंदी का सिलेबस, जो कि 2024 के अंतर्गत अभी हाल ही में परीक्षाएं होने जा रही है। तो DEET पहले जो है पाठ्यक्रम अपना कोई भी पाठ्यक्रम इंक्लूड नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी जो इस साल जो है DEET ने PGT का पाठ्यक्रम भी दे दिया है और TGT के परीक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम उन्होंने अपना इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को आज की क्लास में हम जो है TGT हिंदी के पाठ्यक्रम पर हम जो चर्चा करेंगे और आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये पाठ्यक्रम दिया गया है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही जो है हम एग्ज़ाम कब होने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो है बुक्स, कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, क्योंकि कई बच्चों के मन में होता है कि मैम हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी है, किस बुक से हमें तैयारी करनी होगी। तो इस प्रकार से सभी आपके जो डाउट है मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज की जो क्लास होगी पढ़ाई से संबंधित नहीं होगी, लेकिन जो हमारी जो नींव है किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके पाठ्यक्रम को, अगर सिलेबस को उसको समझ लोगे तो आधी चीज़ तो आपकी यहीं हो जाती है। तो आप लोगों को एक एक जो है बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक एक जो यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में एक एक पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ये देखने में TGT हिंदी का जो पाठ्यक्रम है आपको लगेगा कि देखने में छोटा है, लेकिन जो है कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य जो एक ऐसा साहित्य का इतिहास है जो कि गागर में सागर भरा हुआ है। तो वही बात हो जाएगी। तो आप लोगों को ये देखने में लगेगा कि ये छोटा सा पाठ्यक्रम है, लेकिन हमारा ये छोटा पाठ्यक्रम नहीं है, जो है पूरा काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम है। तो एक एक बिंदु को आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं DEET TGT हिंदी सिलेबस 2024 का TGT हिंदी पद की सीधी भर्ती के लिए जो ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का जो उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ उसके संबंध में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही जो है जितनी भी गद्य विधाएँ हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हमेशा जो है परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उपन्यास पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। उपन्यास का टॉपिक आपको पता ही है कितना छोटा है, कितना बड़ा है। तो काफ़ी सारे साहित्यकार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, जिनकी उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने उपन्यास जो लिखे हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास जो कितने सारे लिखे गए हैं, उनका सन याद कर लेना और उनको जो है किस उपन्यास में जो है किस समस्या को दर्शाया है, कि किस कहानी की कौन सी किस कथा वस्तु है, क्या उनके पात्र रही है। तो काफ़ी एक एक जो ये उपन्यास पर आधारित प्रश्न, नाटक पर आधारित प्रश्न और कहानी पर आधारित प्रश्न, एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न, आपको जब आप प्रश्नों को करते होंगे तो आपको पता ही चल जाता होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना है PYQ, क्योंकि PYQ से आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को करना है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक और एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न। ये हमारी जो है गद्य विधाएँ हैं और 4 ये प्रमुख गद्य विधाएँ के अंतर्गत आती है। और जो ये अन्य गद्य विधाओं में दी हुई है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, संस्मरण पर आधारित प्रश्न, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्ट तराज पर आधारित प्रश्न, ये हमारी अन्य गद्य विधाओं में शामिल है, यानी कि छोटी छोटी गद्य विधाएँ हैं। और इनमें जो है आलोचना को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, भाई आलोचना हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी गद्य विधाओं से संबंधित बिल्कुल डिटेल से शुरुआत से कौन सा पहला है, कौन सा किसने पहला जो पहला उपन्यास किस विद्वान ने किस माना, और जो है पहला उपन्यासकार किसे माना गया, इस प्रकार से हर एक विधाओं से संबंधित पहला और हर एक साहित्यकार की पहली रचना, अंतिम रचना, जो मुख्य रचनाएं हैं उनको
जो काफ़ी सारा यहाँ हमारा पाठ्यक्रम हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल एक एक तथ्यों को ध्यान से समझते हुए कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा गद्य भाग के बाद काव्य भाग दिया हुआ है। काव्य भाग के अंतर्गत पूछा हुआ है कि उन्होंने कि हिंदी काव्य का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हिंदी काव्य का विकास हमें करना है कि किस प्रकार से हिंदी काव्य का विकास हुआ, और हिंदी काव्य के विकास के अंतर्गत जो है जैसे जैसे कौन कौन से काल शामिल हुए, किस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत की थी, और जितने भी हमारे हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा है उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। और जो काव्य का विकास है, जैसे कि सबसे पहले आया आदिकाल, फिर आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, फिर भक्तिकाल, भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया, फिर रीतिकाल, रीतिकाल को भी जैसे 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इस प्रकार आधुनिक काल के भी अलग अलग खंड हुए भाई, अलग अलग युग आए आधुनिक काल में। तो ये देखने में आपको छोटा सा सिलेबस लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने का, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बार बार हमेशा यही बात बोलती हूँ, जब हम पाठ्यक्रम के अनुसार जब हम तथ्यों को लेते हुए चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो है इम्पोर्टेंट तथ्यों को करते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको पास समय भी अभी काफ़ी है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों के पास कितना समय है। तो देख लेते हैं। आदिकाल के प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिकाल के बाद जो है भक्तिकाल के प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, यानी कि संपूर्ण भक्तिकाल, संपूर्ण आदिकाल। निर्गुण में भी जो हमारे जो है संत और सूफी कवि दोनों शामिल हो जाएंगे भाई, और सगुण में भी जो है राम काव्य और जो है कृष्ण काव्य दोनों ही शामिल होंगे। ये हम एक एक काल को जो करेंगे जो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो है अब DTPLSB TGT के पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो है अपनी क्लास को लेकर के आएंगे। अभी कुछ दिन और लगेंगे जो फिर पूरे कंप्लीट रूप से जो है TGT हिंदी का जो पाठ्यक्रम हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, समकालीन कविता, सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि आधुनिक युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, किन में आधुनिक युग का प्रमुख कवि कौन इनमें नहीं है। तो इस प्रकार से कवियों के जीवन काल से संबंधित प्रश्न, और जितने भी कवि प्रमुख कवि हुए हैं उनके जीवन परिचय से संबंधित, उन्होंने जो है कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी है, उनकी रचनाओं की क्या विशेषताएं रही है, ये सभी प्रश्न जो है हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत और जो है पूरे संपूर्ण जो काव्य खंड के अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको देख लेना है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा का विकास और व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण हमें पढ़नी है और हिंदी भाषा का विकास हमें पढ़ना है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, ये टॉपिक हम जो है कर ही रही हैं। मैंने शायद लगभग कंप्लीट ही करा दिया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जैसे कि हमारी जो 5 जो हमारी किस अपभ्रंश भाषा से जो है कौन सी हिंदी निकल कर आई, पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली, शोरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश से, फिर मागधी से कौन सी हिंदी निकली, फिर जो है उसके बाद पहाड़ी और जो हमारी बिहारी हिंदी, ये किन किन अपभ्रंश से निकल कर आई। ये इनसे संबंधित जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां निकल कर आई, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां निकल कर आई। इस टॉपिक को हम जो है कर भी चुके हैं अच्छे से। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको कराया है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी उपभाषाएं व बोलियां ये जो इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगी, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित। फिर है देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि के विकास से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या रही। तो ये एक देवनागरी लिपि व उसका विकास से संबंधित आपको एक टॉपिक ये लग रहा होगा कि एक ही जो ये टॉपिक है, लेकिन इसके अंतर्गत भी जो है हमें कई पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या रही, इस प्रकार से काफ़ी सारे
हमें प्रश्न यहाँ से निकल कर सामने आएंगे, निकलेंगे। और उसके बाद जो है आगे हम देखें तो वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्चारण, वर्तनी व संधि, शब्द विचार और शब्द रचना से संबंधित प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक इत्यादि जो ये है शब्दावलियों से संबंधित, जिसे हम वार्ता भी कहते हैं, तो शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है वाक्य रचना। वाक्य रचना से संबंधित भी प्रश्न मिलेंगे रचना और अर्थ के आधार पर, जैसे कि पद रचना से संबंधित भी प्रश्न आपको देखेंगे। और अलंकार तो इनका जो है प्रिय टॉपिक है DSSS का, अलंकार और रस, ये दोनों टॉपिक जो है DSSS के काफ़ी प्रिय रहे हैं। कई हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। तो उसके बाद जो है शब्द शक्तियों की बात करें तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है हमारा शब्द शक्तियाँ। तो शब्द शक्तियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर काव्य शास्त्र को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो कुछ जो है काव्य शास्त्र के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इन्होंने जो ये टॉपिक नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है काव्य शास्त्र से संबंधित आपको एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र को तो ये हमेशा TGT के अंतर्गत टच करते हैं, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अपनी तैयारी को फुल वो करके ही जाना है, क्योंकि कहीं जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो तथ्य दिए हुए हैं उनसे ये पता चल जाता है। जैसे कि अलंकार का टॉपिक दिया हुआ है, ये भी हमारा काव्य शास्त्र में के अंतर्गत शामिल होगा, और शब्द शक्तियाँ भी हमारी आ जाएगी। तो और भी अन्य टॉपिक से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को करते हुए चलना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो है सलाह देना चाहती हूँ। काव्य शास्त्र को भी आपको थोड़ा सा पढ़ करके ही जाना है। उसके बाद जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न, उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश, एक जो हमारे हमेशा परीक्षाओं में आती है अपठित गद्यांश और एक पद्यांश, ये इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और संविधान में हिंदी की जो स्थिति है उसको भी संबंधित हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं संविधान में जो हिंदी की स्थिति किस प्रकार से रही है। संविधान में हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, और अन्य काफ़ी सारे टॉपिक है इसके अंतर्गत भी, उनको आपको कर लेना है। तो संपर्क भाषा हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही कार्यालय हिंदी को भी आपको पढ़ना है, और मानक हिंदी के अंतर्गत भी, जैसे कि राजकाज की जो भाषा रही है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे मानक हिंदी के अंतर्गत भी हमारे टॉपिक आ जाएंगे। तो ये देखने में आपको एक टॉपिक लगा हुआ है, लेकिन इनके अंदर से भी जो है काफ़ी सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, तो उन सभी को आपको तैयार करके जाना है। तो इस प्रकार से TGT हिंदी का सिलेबस आपको आई होप समझ आ ही गया होगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर 10 नंबर की जो है शिक्षण विधियाँ भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये पहले भी पूछते थे अभी हाल ही में, लेकिन ये पाठ्यक्रम में भी इंक्लूड अभी नहीं किया है, लेकिन 10 नंबर की शिक्षण विधियाँ भी पूछी जा सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो CTET के लेवल के जो प्रश्न आते हैं इसी प्रकार के शिक्षण विधियाँ यहाँ पर पूछी जाती है। तो उनका इतनी उम्मीद तो ये रख सकते ही है कि बच्चों को इतनी नॉलेज तो जो है ही शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण से संबंधित 10 प्रश्न आप लोगों को TGT हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। तो उसको भी एक बार आपको जो है देखते हुए चलना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। और साथ ही जो है बात करते हैं आप थोड़ी सी, आप लोगों को इसकी जो तैयारी है वो कहाँ से करनी है, किस बुक को फॉलो करना है। तो कहीं से भी मैं किसी एक बुक का आप लोगों को यहाँ पर नाम बता करके ये नहीं बोल सकती, और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक बुक आप ख़रीद लो और आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप लोगों को कई बुकों के संग्रह से जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मार्केट में जो अभी
पुस्तकें आई हुई है, वन लाइनर पुस्तकें। वस्तुनिष्ठ हिंदी जो है काफ़ी अच्छे पर्सन बनते हैं, तो वहाँ से जैसे कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की काफ़ी अच्छी बुक है। और उसके बाद जो है एनटीए नेट की एक बुक भी आप ख़रीद सकते हो, जिससे जो है आपको डेप्थ नॉलेज वहाँ से आपको मिलेगी। और साथ ही जो है उससे के बाद जो एक पुस्तक और है वस्तुनिष्ठ की, जो कि पुनीत राय की पुस्तक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे वन लाइनर पर्सन है। तो कई बुकों को आपको मार्केट में जो है आपको बुक शॉप पे जाना है और देख लेना है कौन सी बुक अच्छी है और किस बुक में जो है थोड़े से और बिल्कुल भाई थोड़े से ऑथेंटिक तथ्य दिए हुए हैं। थोड़ी सी आपको अगर समझ होगी तो आपको बुक को जब आप देखोगे समझोगे, एक दो पन्ने आप उनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को और हिंदी साहित्य के लिए तो इन बुकों को आपको देख करके तैयारी करनी है। वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार ही टॉपिक को लेकर के आऊँगी और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कर ही रहे हैं। आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास से सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही हैं। और उसके बाद जब बात करें हम हिंदी व्याकरण की, तो व्याकरण की पुस्तक भी आपको जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना है, मेरा मानना है। 9th और 10th की जो पुस्तक है, 9th और 10th में जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती हैं उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के आधार पर जो हमने प्रश्नों को देखा है तो उसमें जो है एनसीईआरटी की पुस्तक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर जो है 10th की पुस्तक से। 10th की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वहाँ से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही जो है आप हिंदी को व्याकरण की कोई अच्छे राइटर की बुक ले सकते हो, जैसे कि हरदेव बहारी की जो बुक है वो आप ख़रीद सकते हो। उसके बाद एक सेकंड पे, या वासुदेव नंदन की भी अच्छी बुक है व्याकरण की, तो आप ले सकते हो, कोई अच्छी बुक ले सकते हो। और जो है 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी को आगे तक लेकर जाना है। और बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो उम्मीद है कि भाई आपको 15 अगस्त से लेकर के अक्टूबर के जो है 15 अक्टूबर के बीच में आपको जो है एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी उम्मीद है। ऑथेंटिक यहाँ पर डेट आई नहीं है अभी तक, तो जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा। और अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी तरह रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहना। और अधिक से अधिक प्रश्न अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं टॉपिक वाइज अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों के कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आते हैं। और धीरे धीरे जो है हम हिंदी व्याकरण पर भी जो है की क्लास भी लेकर के आएंगे, हिंदी व्याकरण से संबंधित, जिसमें ये टीजीटी हिंदी के जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं इनकी क्लास को भी जो हम करेंगे। अभी थोड़ा नेट का एग्ज़ाम है भाई 18 जून को, इससे जब तक जो है हम केवल जो है साहित्य पर ही अधिक फोकस रखेंगे, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे आप लोगों के DSSB में भी जो है काफ़ी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित हर रोज़ जो है क्लास लेकर के आते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।